हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर हमारे कम्प्लीटली बिना किसी टॉपिक के छूटे हुए सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 4 चैप्टर की आप क्लासें देख सकते हैं। अगर कोई नया बच्चा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको चारों चैप्टर की सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। कोई टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है उसमें। और 5th चैप्टर जो है हमारा, ठीक है, उसमें भी हम बिना किसी टॉपिक को छोड़े हुए आगे से आगे कंटिन्यू हम पढ़ते जा रहे हैं। जो भी टॉपिक हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर और नहीं भी है तो भी इससे संबंधित जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, उनके नोट्स आपके तैयार होने चाहिए कॉपी के अंदर। मैंने पहले भी बोला था कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको उतरवा रही हूँ वो आपकी चीज़ें सारी की सारी कॉपी के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। 5th चैप्टर का नाम तो आपको याद होगा ही, और नहीं भी याद है तो मैं बता देती हूँ, या कोई नया बच्चा है उसको नहीं पता है कि 5th चैप्टर कौन सा है। एनसीईआरटी अगर किसी के पास नहीं है तो सुन लीजिए। 5वां जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। क्या है? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, इनसे संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, जेनेटिक क्या होती है ना, जिसे अपन आनुवंशिकी कहते हैं, वो क्या होती है। उसमें 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वंशागति और विभिन्नताओं का, वो भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने मेंडल जी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, उनके जीवन परिचय को पढ़ा। उन्होंने किस पादप पर अध्ययन किया था? मटर के पादप पर, जिसका कि साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। 7 वर्षों तक अध्ययन किया था, 7 लक्षण लिए थे, ये चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने स्टार्टिंग की थी शब्दावलियों की, कुछ शब्द हमें पढ़ने थे जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग कर ली थी, और हमने उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं हमने पढ़ लिए हैं। उनकी परिभाषाएं भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, है ना, समजात, असमजात, गुणसूत्र किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर कुछ परेशानी की वजह से, मैंने जैसा कि आपको बताया था, कोचिंग के अंदर कुछ काम चल रहा था, कोई मैकेनिकल काम चल रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा साउंड की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, और जितनी की अच्छी क्लास और जितनी लंबी क्लास होनी चाहिए थी उतनी हालांकि हो नहीं पाई। लेकिन हमने उसके अंदर कुछ ही टॉपिक किए थे, कम ही टॉपिक किए थे। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे को समस्या हो लास्ट क्लास की जो भी प्रॉब्लम हो उसमें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं उसके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर भी सकते हैं। उसमें भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। वरना अगर मैंने जल्दी से कमेंट आ गए आपके और जल्दी मैंने भी चेक कर दिया तो मैं कमेंट में ही आपका आंसर कर दूंगी। और अगर मान लीजिए कि कोई समस्या बड़ी है कि वो समझाना ही है, बोर्ड पर समझा कर ही समझ में आएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे लेसन में चलने वाला है। हर प्रयोग के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि इसका जीनोटाइप क्या है, इसका फिनोटाइप क्या है। ठीक है, एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक संकर संकरण जो हुआ था उसका जीनोटाइप बताइए, उसका फिनोटाइप बताइए, या द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप बताइए। ठीक है, तो ये होते क्या हैं पहले तो हम वो समझ लेते हैं। तो मैं एक तरफ लिख लेती हूँ लक्षण प्रारूप। देखिए, लक्षण प्रारूप को ही क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। हिंदी में क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। ठीक है, और अभी मैंने बताया जैसा कि जीनोटाइप, तो इसको हम कहते हैं जीन प्रारूप। क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। और जीन प्रारूप को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। ठीक है, वैसे तो मैं इतना धीरे लिखवा रही हूँ कि आप कॉपी लेके साथ में बैठकर भी साथ का साथ उतार सकते हैं, लेकिन नहीं उतार सकते हैं तो आपको मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहली चीज़ हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की या फिनोटाइप की। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होता है? देखो, लक्षण प्रारूप क्या है? लक्षण है। ठीक है, क्या है ये? लक्षण है। और ऐसे लक्षण हैं जिनको हम बाहर से देखने पर ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि कोई पौधा है, पौधा लंबा है या छोटा है, ये तो देखकर ही पता लगाया जा सकता है। उसकी फली का आकार कैसा है, वो भी देखकर पता लगाया जा सकता है, या उसके फूल का रंग कैसा है,
फूल सफ़ेद है, काला है, पीला है, नीला है, कैसा है, वो भी देखकर पता लगाया जा सकता है। यानी रंग, आकार, आकृति, ये सभी लक्षण जिनको हम देखकर पता लगा सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। लिख दूँ ये बात, ठीक है, लिख दूँ। लक्षण प्रारूप वे लक्षण होते हैं जिन्हें बाह्य तौर पर देखकर ही पता लगाया जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, बताइए लक्षण प्रारूप क्या है, तो आप परिभाषा क्या दोगे इसकी, कि लक्षण प्रारूप वे लक्षण होते हैं जिन्हें बाह्य तौर पर देखकर ही पता लगाया जा सकता है। जैसे रंग हो गया, आकार हो गया, है ना, आकृति हो गया, ये सभी लक्षण जिनको हम देखकर पता लगा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप की। तो जीन प्रारूप का पता उसके जीन संगठन को देखकर लगाया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि जीन प्रारूप क्या है, तो जीन प्रारूप जो है उसके जीन संगठन को निरूपित करता है। ठीक है, जीन संगठन यानी जिसको हम देखकर पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, वंशावली द्वारा, आगे बताऊंगी मैं आपको, वंशावली द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है। यानी उसके जीन का टाइप कैसा है, जीन कैसे हैं, उसको देखकर या उसके आधार पर अगर किसी पौधे का हम पता लगा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं जीन प्रारूप। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जीन प्रारूप क्या है, तो जीन प्रारूप जो है किसी पौधे के या किसी जिसका जीन प्रारूप क्या है, तो जीन प्रारूप जीव के जीन संगठन, किसको, जीन संगठन को निरूपित करता है, जीन संगठन को निरूपित करता है। ये सब समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। जब आप प्रयोग पढ़ोगे ना, भाई जीन संगठन क्या मतलब इसका, तो वो अपने आप जब प्रयोग पढ़ेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, अभी बस ये ध्यान रखिए कि किसे कहते हैं वो आपको याद रखना है, ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, वो प्रयोग करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें लक्षण प्रारूप की, तो लक्षण प्रारूप को आप प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही पता लगा सकते हो। लक्षण प्रारूप को प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही पता लगाया जा सकता है। तो हम इसमें एक और अंतर क्या लिख सकते हैं, लक्षण प्रारूप को प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही पता लगाया जा सकता है। यानी कि आप किसी के आकार देख रहे हो, कोई पौधा है, लंबा है या छोटा है, तो आप देखकर पता लगा सकते हो। उसका रंग कैसा है, फूलों का रंग कैसा है, तो ये तो देखकर ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप को हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही पता लगा सकते हैं, लेकिन जो जीन प्रारूप है उसका पता वंशावली द्वारा लगाया जाता है। तो जीन प्रारूप का पता वंशावली को कहते हैं पेडिग्री, वंशावली द्वारा लगाया जाता है। यानी कि उसके वंश क्रम को या वंश को देखकर या उसके जीन के टाइप को देखकर उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी आंतरिक लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षण नहीं, यहाँ पर तो बाह्य लक्षण है, ये आंतरिक लक्षण है, देखकर पता नहीं लगा सकते आप उसको। ठीक है, उसके वंश को या उसके जीन का पता लगाकर उसके आंतरिक गुणों के आधार पर, जिसका आंतरिक गुणों के आधार पर पता लगाया जाता है वो क्या है, जीन प्रारूप है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू रखते हैं। हो गया, चलिए ये अंतर आपकी कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर बताइए।
तो मैं अंतर के रूप में लिखवा रही हूँ। और अगर मान लीजिए सिर्फ परिभाषाएं पूछे तो आप इनको परिभाषा के रूप में भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब एक शब्द आता है जीनोम, एक शब्द आता है जीनोम। बच्चे जीन और जीनोम दोनों को एक ही कर देते हैं कि जीनोम भी वही है, जीन भी वही है। जीन तो मैंने आपको बता दिया है क्या है, जो डीएनए का वह खंड जो आरएनए बना दे, कंप्लीट आरएनए बना दे, उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीनोम क्या है, जीनोम का मतलब है कि कोई ऐसी अगुणित कोशिका, मान लो ये एन टाइप की सेल है, अगुणित कोशिका है मान लो, ठीक है। इस अगुणित कोशिका के अंदर जीन, सभी जितनी भी जीन पड़ी है, सभी जितनी भी टोटल जीन हैं, उन जीनों का योग, उन जीनों का योग क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। यानी कि आप इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, एक जीन या एक अगुणित कोशिका, एक अगुणित कोशिका में उपस्थित सभी जीनों का योग, एक अगुणित कोशिका में उपस्थित सभी जीनों का योग क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है, जीनोम कहलाता है। एक अगुणित कोशिका है, उसमें जितनी भी जीन पड़ी हैं, टोटल गुणसूत्र के ऊपर जीन होती है, तो जितने भी भले कितने गुणसूत्र हैं, अगर मान लो इसमें अगुणित है तो 23 गुणसूत्र होंगे। अब इन 23 गुणसूत्रों पे जितनी भी जीन हैं, उन सभी का योग 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, जितनी भी जीन है, उन सभी जीनों का योग क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है, ठीक है। जीन तो केवल एक, बट जीनों का योग क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम परिभाषा देखते हैं संकरण की। एक और शब्दावली आती है आपके संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश वर्ड और आप देख लेना। संकरण, संकरण का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्या करवा दिया जाए, क्रॉस करवा दिया जाए। जब, ध्यान से सुनेंगे, जब दो अलग अलग जीवों या दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य, जैसे इधर देखेंगे आप, मान लीजिए एक पौधा है जिसकी हाइट बहुत लंबी है, ये लंबी हाइट वाला पौधा है, और एक पौधा है जिसकी हाइट क्या है, छोटी है, ठीक है। इसके युग्म विकल्पी को हम कैपिटल टी से शो करेंगे, इसके युग्म विकल्पी को हम स्मॉल टी से शो करेंगे। अब इन दोनों के मध्य क्या करवा दिया जाए, क्रॉस करवा दिया जाए। भाई लक्षण तो देखो अलग अलग है, इसके तो लक्षण क्या, ये क्या अपने लक्षण प्रकट कर रहा है, ये तो लंबा पादप है और ये अपने छोटे रूप को प्रदर्शित कर रहा है। जब इन दोनों के मध्य क्या करवा दिया जाए, क्रॉस करवा दिया जाए, यानी इनके लक्षणों को एक कर दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, तो नई जो संतति प्राप्त होगी वो तो खैर होगी ही, लेकिन इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना ही क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। यानी कि हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले या दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, या क्रॉस, चलो ऐसे लिख लो, दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस करने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। संकरण कहलाती है, यानी जो दो लक्षण हैं, दो अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं, लक्षण वाले जीव हैं, उन दोनों जीवों के बीच में क्या करवा दिया जाए, क्रॉस करवा दिया जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ये संकरण पढ़ना बहुत जरूरी है, संकरण मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम यही पढ़ने वाले हैं, टेस्ट क्रॉस, जिसे अपन क्या कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण, संकर पूर्वज संकरण, एकल संकरण, द्विसंकरण या दो जीनों की वंशागति का संकरण, ऐसे बहुत सारे संकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमें संकरण समझ में आना चाहिए। संकरण का मतलब क्या है कि दो अलग अलग लक्षणों वाले जीव हैं, दो अलग अलग लक्षणों वाले कोई जीव है जिनका बिल्कुल लक्षण अलग है, वो एक बिल्कुल अलग है, एक मान लो बिल्कुल अलग है, तो दोनों को बीच में क्रॉस करवाना, यानी दोनों को मिलाकर एक नई संतति प्राप्त करना, ठीक है। यानी कि दोनों के लक्षण को एक ही जीव में लाना,
उसी को अपन क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो परिभाषाओं का। कंप्लीट है यहाँ तक? अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 संकरण पढ़ने हैं जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इनके जीनोटाइप फिनोटाइप भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए ये संकरण क्या होते हैं या इनकी परिभाषाएं लिखिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बातें नहीं करेंगे, बातें बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग। तो भैया अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक संकरण जिसका नाम है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, और संकर पूर्वज संकरण को इंग्लिश में कहा जाता है बैक क्रॉस। क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण को ही क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस। अब संकर पूर्वज संकरण होता क्या है, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगी और फिर हम इसके ऊपर करेंगे प्रयोग। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, संकर पूर्वज संकरण की परिभाषा आप लिखेंगे, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण, मुझे पता है अभी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, सिर्फ परिभाषा को देखेंगे, इसके बाद में सब समझ में आ जाएगा जब हम प्रयोग करेंगे। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण P1 पीढ़ी के किसी भी एक जनक के साथ करवाया जाता है, एक जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, नहीं आएगा समझ में अभी? तो ये क्या हो गया, आपने परिभाषा तो लिख दी लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सुनेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक तो लिया लंबे पौधे को, एक तो पौधा कौन सा लिया आपने? लंबा पौधा लिया। ठीक है, और एक आपने पौधा लिया बोना पौधा। ठीक है, लंबे पौधे को जो एलील्स होंगे वो हम कैसे दर्शाएंगे? कैपिटल टी, और बोने पौधे के जो एलील्स होंगे उनको हम कैसे दर्शाएंगे? स्मॉल टी। ठीक है, अब इनके हमें बनाने हैं युग्मक। क्या बनाने हैं? युग्मक। तो युग्मक कैसे बनते हैं बच्चों? मैंने शायद पहले भी बताया था, और नहीं बताया हो तो अब ध्यान से सुनेंगे। जब एलील्स क्या हो? सेम हो। एलील्स तो आपको पता है, युग्म विकल्पी तो आपको पता है। जब एलील्स क्या हो? सेम हो, तो युग्मक बनाते समय के एक ही एलील या ये जो दोनों एलील है उसका एक ही एलील लिया जाता है। जैसे कि कैपिटल टी है, दोनों सेम है, तो ये क्या कर दो, युग्मक बनाते समय इसका एक ही एलील ले लो। इधर भी क्या है? स्मॉल टी है, दोनों सेम है, तो एक एलील ले लो, ये युग्मक बन गए। ठीक है, और अगर मान लो दोनों अलग अलग हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तब तो दोनों ही लिए जाएंगे, कैपिटल टी भी लिया जाएगा और स्मॉल टी, यानी एक युग्मक ये हो गया, एक युग्मक ये हो गया। लेकिन अगर दोनों ही सेम है तो एक एक एलील ले लो, वो बन गया इसका युग्मक। अब इन दोनों के बीच में क्या करवाया जाएगा? क्रॉस करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? क्रॉस। यही तो संकरण है। देखो ना, अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य में क्रॉस करवाना, यही तो संकरण है। तो हम पढ़ रहे हैं संकरण, लेकिन ये संकरण कौन सा है? संकर पूर्वज संकरण। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर हमने युग्मक बनाए और हमने यहाँ पर क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया। एक मिनट मुझे देखने दो, ये कट तो नहीं रहा है? हाँ, अब कटेगा ये। चलो छोटा कर देते हैं थोड़ा इसको। ये लो, अब हमें क्या करवाना है? इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। तो नई संतति जो बनेगी, अच्छा ये क्या है? ये जो है, ये दोनों, ये क्या हो गए? इसकी जनक पीढ़ी हो गई।
जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी को ही हम क्या कहते हैं, पी पीढ़ी या P1 पीढ़ी या पेरेंटल पीढ़ी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, जनक पीढ़ी हो गई, ये दोनों जनक हो गए ना, ये तो माता पिता हो गए, अब इनसे ही तो नई संतान उत्पन्न होगी, तो ये तो माता पिता हो गए, ये P1 पीढ़ी हो गई। और जब पहली बार जो नई संतति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। क्या कहते हैं हम इसे, F1 पीढ़ी। तो नई संतान के रूप में क्या पैदा होगा, देखो एक लक्षण तो ये आएगा, एक लक्षण ये आएगा, कैपिटल T स्मॉल t, तो ये इसकी क्या हो गई, P1 पीढ़ी हो गई, सॉरी F1 पीढ़ी हो गई। क्या हो गई, F1 पीढ़ी हो गई। समझ रहे हो ध्यान से। देखो लंबा पौधा लिया हमने, एक हमने लिया बोना पौधा, और लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच में हमने क्या करवाया, संकरण करवाया। तो लंबे पौधे के युग्म विकल्पी क्या थे, कैपिटल T, बोने पौधे के युग्म विकल्पी क्या थे, स्मॉल t। लंबे पौधे के जब हमने युग्मक बनाया तो एक युग्म विकल्पी को ले लिया, ये इसका युग्मक बन गया, कैपिटल T युग्मक हो गया। ठीक है, ये युग्मक बन गया, जो युग्मक बनेगा उसमें इसका लक्षण आ जाएगा। ठीक है, बोने पौधे का जो युग्म विकल्पी थे उनमें से जब हमने क्या बनाए, युग्मक बनाए, तो एक बार स्मॉल t ले लो, इन दोनों के बीच में हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, यानी संकरण करवा दिया। तो संकरण से जो नई संतति प्राप्त होगी उसमें दोनों के लक्षण होंगे, कैपिटल T भी और स्मॉल t भी। लेकिन आपने एक चीज पढ़ रखी है, प्रभावी और अप्रभावी, दो शब्द आपने पढ़े थे, मैंने पढ़ाए थे अच्छी तरह से। प्रभावी का मतलब ऐसे लक्षण जो, या ऐसे जीव जो अपना लक्षण प्रकट कर दे, या कोई भी एलील जो है वो अपना लक्षण प्रकट कर रहा है, तो वो तो हो गया प्रभावी एलील। और ऐसे एलील या ऐसे युग्म विकल्पी जो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाते हैं, विषम युग्मजी स्थिति में वह एलील जो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है उसे तो अपन क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। और विषम युग्मजी स्थिति में जो एलील अपना लक्षण प्रकट कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी एलील कहते हैं। ये पहले क्लास में, लास्ट क्लास के अंदर मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब ये विषम युग्मजी अवस्था ही तो है, विषम युग्मजी का मतलब भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। विषम युग्मजी जब दो अलग अलग एलील एक साथ हो तो उसे विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं। और सम युग्मजी में जब दोनों एलील समान हो, देखो ये दोनों एलील समान है, ये कैपिटल T दोनों समान है तो ये सम युग्मजी अवस्था हो गई, ये भी समान है तो ये सम युग्मजी अवस्था हो गई। लेकिन ये वाली अवस्था कैसी हो गई, जिसमें कैपिटल T भी है और स्मॉल t भी है, तो ये वाली अवस्था कौन सी हो गई, विषम युग्मजी अवस्था हो गई। ठीक है, तो अब देखो जो नई संतति प्राप्त हुई है, पहली बार जो संकरण से नई संतति प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहेंगे। F1 पीढ़ी के अंदर जो नई संतति प्राप्त हुई है, बताओ इसके लक्षण कैसे होंगे, ये पौधा लंबा होगा कि बोना होगा, आंसर करो फटाफट। ये पौधा लंबा होगा कि बोना होगा, ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। लेकिन ये लंबा कैसा है, देखो शुद्ध लंबा नहीं है और शुद्ध बोना भी नहीं है, इसके अंदर और भी लक्षण हैं। कौन से लक्षण हैं, कैपिटल T भी है, यानी बोनेपन का लक्षण तो है इसके अंदर, बोनेपन का एलील तो है, बट वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। तो पौधा तो लंबा ही होगा, लेकिन वो कैसा लंबा होगा, वो संकर लंबा होगा, या आप इसको कैसा कह सकते हो, अशुद्ध लंबा भी कह सकते हो। अशुद्ध लंबा यानी शुद्ध लंबा नहीं है, अशुद्ध लंबा है ये, अशुद्ध लंबा है ये। ठीक है, अशुद्ध लंबा। और ये स्थिति कैसी हो गई, विषम युग्मजी स्थिति हो गई, विषम युग्मजी हो गई ना। ठीक है, ये देखो विषम युग्मजी हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है ये ध्यान से पहले समझेंगे। ये F1 पीढ़ी आ गई, ये F1 पीढ़ी है, ये P1 पीढ़ी है। अब इधर देखो परिभाषा की तरफ, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति, ये संतति प्राप्त हो गई हमें लंबे संकर वाली, सॉरी संकर लंबे वाली। ठीक है, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण, जो ये संतति है इसका संकरण P1 पीढ़ी के किसी भी एक जनक के साथ करवाया जाता है। इसका संकरण हमें फिर से किसके साथ करवाना है, P1 पीढ़ी के दो जो जनक थे उसमें से किसी भी एक जनक के साथ। या तो आप F1 पीढ़ी का संकरण लंबे पादप वाली जनक के साथ करवाओ, या फिर इसका संकरण बोने पादप की जनक के साथ करवाओ, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस। बैक यानी पीछे जाना, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, या संकर पूर्वज। देखो इसके पूर्वज कौन है, इसके पूर्वज कौन है, ये दोनों है ना, तो इन दोनों में से किसी भी एक के साथ में आप इसका संकरण करवाओगे तो इसे आप क्या कहोगे, संकर पूर्वज संकरण। अब आपके पास दो कंडीशन है, आप एग्जाम में कोई भी कंडीशन लिख सकते हो। आप पहले तो परिभाषा लिखोगे,
फिर ये इस तरह का चार्ट बनाओगे और उसके बाद में आप कोई भी किसी भी इसका संकरण या तो आप इसके साथ करवा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप इसका संकरण इसके साथ करवा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे, दोनों के साथ नहीं करवाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब चलो अपन क्या करते हैं, पहला कंडीशन हम ले लेते हैं, इसका संकरण हम करवा देते हैं लंबे पौधे वाले पादप के साथ में। F1 पीढ़ी का हम जो संकरण करवा रहे हैं वो P1 पीढ़ी के कौन से पौधे के साथ करवा रहे हैं, लंबे पौधे के साथ में करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक चेकर बोर्ड। देखो चेकर बोर्ड क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। चेकर बोर्ड वो व्यवस्था है जिसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बनाएंगे चेकर बोर्ड। तो इसमें आप क्या देखोगे, देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये इसके नीचे की कंडीशन है, यानी इसके नीचे आप ये बोर्ड बनाओगे, बट मेरे यहाँ पर जगह नहीं है और आपको दिखेगा भी नहीं, इसलिए मैं साइड में बना रही हूँ। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देखो यहाँ पर हम एक चेकर बोर्ड बना रहे हैं, इसमें हमें लिखना है युग्मकों के बारे में, युग्मक लिखने हैं और फिर उनके बीच में हमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। एंड ये इसका मेल एंड फीमेल गेमेट का हो जाएगा सिंबल। ठीक है, अब देखो हमें लेने हैं युग्मक। तो पहले तो हम ये ले लेते हैं युग्मक। ये कौन से युग्मक है जो कि हमें F1 पीढ़ी से प्राप्त हुए थे, तो वो ले लो आप। तो एक तरफ कैपिटल T, देखो दो है ना, कैपिटल T स्मॉल t, तो एक तरफ हम कैपिटल T एक तरफ स्मॉल t, ये लिख लेंगे। और फिर हम इसका संकरण किसके साथ में करवा रहे हैं, लंबे पौधे के। पहली कंडीशन हम लंबे पौधे की ले रहे, तो इसके साथ में जब आप इसको संकरण करवाओगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कैपिटल T, देख लो कैपिटल T है ना, दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर हम कैपिटल T ले लेंगे। अब हमें इनका क्या करवाना है, संकरण करवाना है। तो इधर ध्यान से देखेंगे, जब कैपिटल T और कैपिटल T, देखो ये दोनों हैं, इन दोनों को इन दोनों से संकलित करवाना है। जिन बच्चों को संकरण नहीं आता है बोर्ड के, इसमें इस वाले बोर्ड में नहीं आता है समझ में, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखो ये दोनों हैं, इनका संकरण इनके साथ, एक बार इसका संकरण इसके भी साथ करवाएंगे, इसका संकरण इसके साथ भी करवाएंगे, फिर इसका संकरण इसके साथ और फिर वापस इसके साथ करवाएंगे। तो इधर देखेंगे ध्यान से, कैपिटल T दोनों मिलकर क्या बन गए, कैपिटल T बन गए। ठीक है, पहले वाले में जिसके नीचे डब्बा बनाया उसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, फिर कैपिटल T स्मॉल t, फिर वापस कैपिटल T, फिर वापस कैपिटल T स्मॉल t। आ गई बात समझ में। अब ये जो पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है, ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। सभी ध्यान रखेंगे, इसको इसके नीचे लिखना है। ठीक है ना, ये एरो का निशान है ना जो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, वो यहाँ पर नीचे की ओर ऐसे लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, स्वपरागण तो मत लिखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको निकालना है। ठीक है, उससे पहले आप मुझे बताओ सारे के सारे पौधे जो हैं वो कैसे हैं, सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। कैसे हैं, लंबे हैं। ठीक है, सारे पौधे, ये दो तो पौधे कैसे हैं, शुद्ध लंबे हैं, और ये दो पौधे कैसे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। तो अगर हम इसका जीनोटाइप देखो फिनोटाइप की अगर बात करें तो फिनोटाइप तो सारे लंबे हैं। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, बाहर से देखने पर पता चलने वाले लक्षण। तो बाहर से देखोगे तो ये तो सारे लंबे हो गए, तो फिनोटाइप का तो कोई मतलब रह नहीं जाता है। फिनोटाइप तो आप क्या ही लिखोगे, 1:1 ही लिखोगे, 1:1 वही लिखोगे, अनुपात में लिखा जाता है। अगर जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो शुद्ध लंबे कितने हैं, 2 है, अशुद्ध लंबे कितने हैं, 2 है। तो जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो इसका क्या जीनोटाइप आएगा, 50% अनुपात 50%, यानी आधे लंबे शुद्ध लंबे और आधे क्या हो गए, शुद्ध बोने हो गए। आधे शुद्ध लंबे और आधे क्या हो गए, अशुद्ध लंबे हो गए, शुद्ध बोने नहीं, अशुद्ध लंबे हो गए। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो अपन ने यहाँ पर ये जान ली कि चलो ठीक है, हमने क्या किया, F1 पीढ़ी का संकरण जो है वो P1 पीढ़ी के लंबे वाले पादप से करवाया। लेकिन अगर मान लो बच्चों के क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ठीक है मैम आपने इसको इससे संकरित करवा दिया, अब इसको इससे करके बताओ, इसको अगर हम F1 पीढ़ी का संकरण हम P1 पीढ़ी के बोने वाले पादप से अगर वापस करवाएं तो फिर क्या रिजल्ट प्राप्त होगा वो ध्यान से देखेंगे। तो वापस हम चेकर बोर्ड बना देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा। ठीक है, और वही कंडीशन हम लागू करेंगे यहाँ पर।
तो एक तरफ तो हम लिख लेंगे, एक तरफ तो वही युग्मक लिखेंगे अपने जो F1 पीढ़ी के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक तरफ हम कौन से बोने वाले, अब हम क्या ले रहे हैं, बोने पादप के लक्षण ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी लिखेंगे। पहले हमने कैपिटल टी लिखा था, अब हम स्मॉल टी लिखेंगे। तो अब देखो संकरण करवाने से यहाँ पर पहले वाले में कंडीशन क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे में स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखो तो बिल्कुल अलग आ गई है। दो पौधे तो लंबे हैं, चाहे वो अशुद्ध लंबे हो, और दो पौधे कैसे हैं, शुद्ध बोने हैं। कैसे हैं, शुद्ध बोने हैं। तो वहाँ पर तो देखो बोनेपन का कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो कोई बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर बोनेपन का लक्षण प्रकट हो गया है। तो जीनोटाइप तो वो का वही हो गया ना, 50%। जीनोटाइप में कोई फर्क आया क्या, यहाँ पर देखो 50% तो लंबे और 50% कैसे हो गए, बोने हो गए। तो जीनोटाइप तो सेम ही आएगा। तो जीनोटाइप चेंज नहीं होगा भैया, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए संकर पूर्वज संकरण का जीनोटाइप क्या होता है, यानी उसके जो आंतरिक गुण है ना, तो जीनोटाइप क्या होता है, तो आप अलग अलग करके आ जाओ। अलग अलग नहीं होंगे, भले ही पौधे अलग अलग प्राप्त हो सकते हैं। इसमें पौधे आपको शुद्ध लंबे और अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे, और इसके अंदर आपको अशुद्ध लंबे और शुद्ध बोने प्राप्त होंगे, लेकिन जीनोटाइप हमेशा सेम होगा। चाहे आप 50% लिखो या चाहे आप 1:1 लिखो। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। तो एक बार वापस समझेंगे ध्यान से। संकर पूर्वज संकरण, संकर करवाना है किसके साथ में, अपने पूर्वजों के साथ में, यानी कि जो F1 पीढ़ी है उससे प्राप्त जो भी संतति होगी उसका संकरण आपको क्या करवाना है, उसके पेरेंट के साथ में, यानी उसके जनक की पीढ़ी के किसी भी एक जनक के साथ में, चाहे आप इसके साथ में करवाओ चाहे उसके साथ में करवाओ। ठीक है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका संकरण चाहे अगर आप इसके साथ करवा रहे हो, F1 पीढ़ी का संकरण आप शुद्ध लंबे वाले पौधे के साथ करवा रहे हो तो भी जीनोटाइप वही रहेगा, और संकर संतति का या आप जो संतति है F1 पीढ़ी की संतति है उसका संकरण आप बोने पौधे के साथ में करवा रहे हो तो भी जीनोटाइप वही रहेगा, केवल पौधे की लंबाई में चेंजेस आएंगे। ठीक है, पौधे की लंबाई में चेंजेस आएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया, रफ कर दो इसे। एक और छोटा सा संकरण आता है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, और टाइम बच गया तो आगे हम जो एक संकर संकरण है और द्विसंकर संकरण है उसको भी पढ़ लेंगे। टाइम तो खैर हुआ नहीं अभी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण को ही क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। परीक्षा ले रहे हैं अपन इसकी, ठीक है, इसी को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। अब परीक्षण संकरण की परिभाषा क्या होगी, पहले परिभाषा लिखूंगी फिर उस परिभाषा के आधार पर हम वही उसी तरह से समझेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी, ये तो आपको पता है ना विषम युग्मजी ही प्राप्त होगा, F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी संकर, विषम युग्मजी संकर को हम कैसे लिख सकते हैं, कोष्टक में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, का संकरण P1 पीढ़ी के किसी
समयुग्मजी अप्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी जीव के साथ, समयुग्मजी अप्रभावी जीव के साथ करवाया जाता है। उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा मांग आती है, मैडम साथ के साथ आप परिभाषाएं लिखा करो ताकि हमारी मेहनत हो जाए कम और हम डायरेक्ट क्या लिख लें, कॉपी में लिख लें और हमें सिर्फ याद करने का ही काम रहे। क्योंकि नोट्स जो है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी नोट्स डाउनलोड करने में, है ना, और कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा MBs GB के होते हैं, पता नहीं क्या ऐसे कुछ कमेंट आए थे। तो मैं यहाँ साथ का साथ लिख रही हूँ। अब देखो हर एक चीज़ आपको लिख रही हूँ, तो ऐसा कैसे कॉपी में, जैसे ऑफलाइन में मैं लिखती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ, बच्चे लिख लेते हैं, बट यहाँ पे तो मैं आपके सामने लिख रही हूँ, तो अक्षरों की या मात्राओं की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी संकर यानी कैपिटल T स्मॉल t का संकर या का संकरण P1 पीढ़ी के किसी समयुग्मजी अप्रभावी यानी स्मॉल t जीव के साथ में करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। समझो ध्यान से, फिर से वही कंडीशन लेनी है, एक लंबा पौधा लेना है, एक बोना पौधा लेना है। लंबे पौधे के जीन जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल T, इसके स्मॉल t दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। अच्छा, युग्मक बनाने की जरूरत है, यहाँ से कैसे बनाओगे, एक बना ही लो, युग्मक बना लो। इसका युग्मक कैपिटल T, इसका युग्मक स्मॉल t, ये क्या हो गई, P1 पीढ़ी, पेरेंटल पीढ़ी हो गई। ठीक है, और ये युग्मक हो गए। इन युग्मकों के बीच में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो इसमें से जो प्राप्त होगी संतति, पहली चीज तो उसे अपन क्या कहेंगे, P1 F1 पीढ़ी। और ये जो F1 पीढ़ी है इससे हमें क्या कंडीशन प्राप्त हुई है, देख लो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, विषम युग्मजी संकर या विषम युग्मजी स्थिति प्राप्त हुई है। ये विषम युग्मजी तो है और इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है, संकर लंबे पौधे। अब इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, उसमें तो अपने को बैक क्रॉस के अंदर तो अपने या तो लंबे पौधे से या बोने पौधे से, दोनों में से किसी भी एक के साथ करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है उसका संकरण केवल और केवल P1 पीढ़ी के अप्रभावी कौन है, यही तो है, ये तो प्रभावी कंडीशन वाला है, आपको पता है, ये तो प्रभावी है, ये अप्रभावी है, और ये अप्रभावी भी कैसा है, समयुग्मजी है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। तो परिभाषा अगर आपको पता है ना, तो बाकी कोई भी आप ये जो चार्ट वगैरह है ये आप आराम से संकर करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका संकरण वापस किसके साथ करवाना है, समयुग्मजी अप्रभावी जीव के साथ, जो कि P1 पीढ़ी का है और जो कि इसका जीन है, जो कि इसका पेरेंट है यानी कि जनक है। चलो करवा देते हैं इसका संकरण, इधर बना रही हूँ मैं। तो इसका संकरण हम जब इसके साथ में करवाते हैं तो पहले हम एक वो बना देते हैं चेकर बोर्ड। ये लो, तो पहली तो क्या लिखेंगे, एक तरफ ऊपर जो हमें F1 पीढ़ी से प्राप्त हुआ है कैपिटल T स्मॉल t, और अब इसका संकरण हमें अप्रभावी समयुग्मजी स्थिति से करवाना, तो यही तो होगी, अप्रभावी यही है, समयुग्मजी भी है, तो स्मॉल t। अब देखेंगे इसमें क्या प्राप्त होगा आपको, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, फिर स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t संकरण करवा दिया अब आपने। अब देखो बात तो वही है, कंडीशन तो वो की वही बन गई। फिर से अगर हम जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप देखो, फिनोटाइप अगर आप देखो तो भी 50-50% ही होगा। फिनोटाइप यानी बाहरी लक्षण, तो बाहरी लक्षण में आपको ये तो दो तो कैसे हो गए, लंबे प्राप्त हो गए, और दो कैसे हो गए, शुद्ध बोने हो गए।
ठीक है। और जीनोटाइप भी अगर देखो तो भी सेम होगा। जीनोटाइप में भी क्या है, ये संकर लंबे वाले हैं और ये शुद्ध बोने वाले हैं, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों इसके क्या होंगे 50-50%। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आपको क्या प्राप्त होंगे, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसका फिनोटाइप लिख लो अगली आप। फिनोटाइप क्या होगा इसका 50% अनुपात 50%। तो बाहर से देखने पर आपको क्या, दो तो लंबे दिख रहे हैं और दो छोटे दिख रहे हैं, तो 50-50 हो गया ना। 4 पौधे आपने लिए, 4 में से 2 लंबे 2 बोने, तो दोनों के इसका जो अगर अनुपात निकाले तो कितना होगा 50% 50%। ये 2 अनुपात 2, ये 1 अनुपात 1, ठीक है। 2 अनुपात 2 को वापस काटोगे तो 1 अनुपात 1 ही तो प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं, इनके जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है। तो 2-2 नंबर में, ये 1-1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम ये का ये उतार के आओगे, कोई नंबर नहीं काटने वाला। क्लियर है। एक बार वापस समझो। परीक्षण संकरण जब F1 पीढ़ी से प्राप्त, देखो F1 पीढ़ी यही है, और इससे प्राप्त विषम युग्मजी संकर, ये देखो विषम युग्मजी है, इसका संकरण P1 पीढ़ी के, ये P1 पीढ़ी है, ये दोनों P1 पीढ़ी है, और P1 पीढ़ी के किसी समयुग्मजी अप्रभावी, ये समयुग्मजी भी है और ये कैसा है, अप्रभावी भी है। तो इसका संकरण जब आप समयुग्मजी अप्रभावी जीव के साथ करवाओगे, यानी डायरेक्ट इधर देख लो, ये इसका संकरण इसके साथ में करवाना है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो हमें फिनोटाइप क्या मिलेगा, 50-50% मिलेगा। आगे बात समझ में, 50-50% मिल गया ये, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, मिटा दूं। चलो, ये संकरण तो अपने कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 संकरण के बारे में। तो वो संकरण तो मैं आपको बहुत आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन बहुत तो क्या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं उन दोनों संकरण के बारे में आपको यहाँ पर दोनों संकरणों के अंदर अंतर लिखवाऊंगी। अंतर भी बहुत बार पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को रट देते हैं, ठीक है। अब चीज़ों को रटने से क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको क्लास के अंदर टीचर ने परिभाषाएं लिखवाई है और उन संकरणों को बताया है और उनमें अंतर जो है आपको नहीं बताए हैं, मतलब दोनों में अंतर क्या होते हैं। तो फिर बच्चे वहाँ पे क्या करके आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए कि एक संकर संकरणों में द्विसंकर संकरण में अंतर बताइए, ठीक है। अंतर नहीं आएंगे। अब वो कहेंगे अंतर कैसे लिखे, तो पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए अंतर कैसे लिखते हैं। एक साइड में जैसे मान लीजिए एक संकर संकरण लिख लिया, दूसरी साइड में द्विसंकर संकरण, बीच में लाइन खींचेंगे और पॉइंट के रूप में उनको अंतर के रूप में लिखना है। अब बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको उतार के आ जाएंगे, वो चार्ट बना के आ जाएंगे और परिभाषा लिख के आ जाएंगे, तो उसमें नंबर कट जाते हैं। तो मैं आपको पहले तो अंतर लिखवा रही हूँ, उसके बाद में हम उस संकरण के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको अंतर लिखवा रही हूँ, वही अंतर आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। तो आप एक तरफ तो क्या लिखोगे, एक संकर संकरण, हाँ टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, जो कि मेंडल ने करवाए थे। और किस पौधे पे करवाए थे, किस पौधे के अंदर, मटर के पादप में करवाए थे, ठीक है। अब ये होते क्या है वो पढ़ेंगे, बट इसमें पहले मैं अंतर लिखवा रही हूँ और अंतर के साथ साथ में भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखेंगे एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। अगर बच्चे को यहाँ पर एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण नहीं भी समझ में आए तो भी टेंशन नहीं लेनी है, इनको हम बहुत डिटेल से और समझ कर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी थोड़ा अंतर लिख लेना, क्योंकि अंतर अगर मैं बाद में लिखवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर तो बहुत सारी बीच में चीज़ें आ जाती है तो समझ में आता नहीं है। एक संकर संकरण और दूसरी तरफ हम लिखेंगे द्विसंकर संकरण। इसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एंड इसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस,
ठीक है, पहला हम अंतर पढ़ते हैं एक संकर संकरण। पहली चीज तो एक संकर संकरण है क्या, मैं पानी भी लेती हूँ 1 मिनट। एक संकर संकरण होता क्या, नाम से पता चल रहा है। एक संकर यानी कि जब केवल एक लक्षण को लिया जाता है, केवल एक लक्षण को, यानी मान लीजिए कि पौधे की क्या ले ली, अपनी लंबाई ले ली, और उसी लंबाई का लक्षण ही अगर मान लो आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संकरित कर रहे हो या वंशागति कर रहे हो उसकी, उसे तो कहेंगे एक संकर संकरण। जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि केवल एक प्रकार के युग्म विकल्पी का संकरण करवाया जाता है। मैंने बताया अभी आपको, जैसे कि आपने क्या लिया, लंबा पौधा लिया, एग्जाम्पल के तौर पे लंबा पौधा और बोना पौधा। एक तो आपने लिया लंबा पौधा, एक आपने लिया बोना पौधा, तो लक्षण तो क्या हो गया, लंबाई तो हो गया। इसमें आपने केवल एक ही तो लक्षण लिया है, लंबाई का ही तो लक्षण लिया है। इन दोनों के बीच में जब आप क्रॉस करवा रहे हो, देखो एक ही प्रकार के एलील है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप जब क्रॉस करवा रहे हो तो ये क्या हो गए, एक संकर संकरण। ठीक है, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है इसमें, एक ही प्रकार के एलील लिए जाते हैं इसमें। ठीक है, हाँ वो प्रभावी अप्रभावी वो बात अलग है, बट एलील तो कैपिटल टी स्मॉल टी, टी टी आ रहे ना, लक्षण का एक ही लक्षण हो गया, लंबाई का ही लक्षण हो गया। और द्विसंकर संकरण में आप क्या करोगे, जब दो प्रकार के लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इसमें लक्षण कितने लेंगे, दो प्रकार के। जैसे मान लीजिए एक तो आपने ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो बुक है उसमें अगर हम देखें तो कलर का एग्जाम्पल हो गया एक तो, ठीक है। एक तो आपने गोल बीज लिया, मान लीजिए एक बीज ले लिया जिसकी आकृति क्या है, गोल है, और एक आपने ले लिया जैसे मान लीजिए कि पुष्प का रंग ले लिया आपने, पुष्प का रंग ले लिया, मान लीजिए गोल लाल ले लिया, या गोल बैंगनी ले लो, बैंगनी कलर, पुष्प का कलर हो गया ये। और इसी का अप्रभावी जो रूप होगा वो होगा क्या, गोल की जगह आप क्या लिख सकते हो, झुर्रीदार, और बैंगनी की जगह आप सफ़ेद पुष्प ले लो, या गोल पीला ले लो। आपकी जो अगर बुक का ही देखना चाहते हो तो गोल पीला ले लो आप, पीला रंग का बीज का आकार ले लिया मान लो, है ना, और इसमें ले लो हरा। तो दो प्रकार के यहाँ पर लक्षण हो गए, एक तो बीज का आकार गोल लिया, और एक आपने मान लीजिए बीज का रंग ले लिया, या फली का या और भी किसी का रंग ले लीजिए, तो रंग हो गया ना यहाँ पे, कुल मिलाकर आकार और रंग, दो प्रकार के लक्षण। यहाँ पर भी वो अप्रभावी रूप में हो जाएंगे, दो प्रकार के लक्षण। तो इनके बीच में जब आप क्रॉस करवाओगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण। क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण। दो युग्मकों का या दो लक्षणों की वंशागति का जब अध्ययन किया जाता है तो द्विसंकर संकरण, और इसमें एक ही प्रकार के लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो पहला अपन अंतर क्या लिखेंगे, यह संकरण केवल एक ही प्रकार के युग्म विकल्पियों, एक ही प्रकार के युग्म विकल्पियों के मध्य करवाया जाता है। यानी एक ही प्रकार के जो युग्म विकल्पी थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रकार तो एक ही हो गया ना, प्रभावी अप्रभावी बात अलग है, ठीक है। और यह संकरण, इसमें क्या लिखोगे, यह संकरण दो प्रकार के युग्म विकल्पी विकल्पियों के मध्य करवाया जाता है। भाई बच्चों मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कोई भी मजाक नहीं बनाएगा इस चीज़ का, मैडम आपकी राइटिंग इतनी गंदी आ रही है। राइटिंग से क्या करना है, आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है शायद समझ में तो आता होगा, है ना, और वैसे नहीं भी आता होगा तो मैं आपको साथ के साथ बोलती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फास्ट लिखना पड़ता है। अगर मैं राइटिंग सुधारूंगी, धीरे धीरे लिखूंगी ना, तो पता नहीं अपनी क्लास जो 1 घंटे की होती है वो 2 घंटे की हो जाएगी,
है ना, और बच्चे भी बोर हो जाएंगे लिखते लिखते, फिर वो देखते देखते नींद निकालने लग जाएंगे, इसलिए मुझे फास्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें तो ये संकरण केवल एक प्रकार की युग्म विकल्पी, और इसमें दो प्रकार की युग्म विकल्पी ले लिए अपन ने, दो लक्षणों को ले लिया अपन ने। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, इस संकरण में या यह संकरण, इसमें क्या होता है, इस संकरण में एक ही प्रकार के लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इस संकरण में केवल एक प्रकार की, केवल एक ही प्रकार के लक्षण की वंशागति का मतलब तो समझते हो ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, तो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर आपने ले लिया एक लंबा पौधा और एक ले लिया आपने बोना पौधा, तो अब आप क्या देखोगे कि भाई लंबा पौधा लिया और फिर बोना पौधा लिया, फिर दोनों के बीच में आपने संकरण करवाया, तो नई संतति है वो लंबी होगी कि बोनी होगी। तो लक्षण आपने लंबाई का लिया तो लंबाई का ही तो अध्ययन करोगे, ऐसा थोड़ी कि लंबा पौधा लिया बोना पौधा लिया, अब बताओ इसमें नया लक्षण कैसा होगा, फूल के आकार कैसा होगा, फूल का रंग कैसा होगा, वो थोड़ी देखोगे, सिर्फ लंबाई का लक्षण ही तो देखोगे। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के संकरण में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो प्रकार के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हो आप। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या देखेंगे कि फिनोटाइप एंड जीनोटाइप देख लेते हैं अपन इसके। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप देख लेते हैं, तो यही लिख लेती हूँ मैं, तीसरा पॉइंट डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं इसका। इसके अंदर जो फिनोटाइप प्राप्त होता है, इस एक संकर संकरण के अंदर जो फिनोटाइप का अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:1। क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ याद रख सकते हो आप, क्योंकि आगे हम प्रयोग पढ़ेंगे तो आप खुद इसके फिनोटाइप एंड जीनोटाइप निकालोगे साथ के साथ, बट अभी के लिए बस याद रख लो। तो इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 3:1। ठीक है, चलो, और इसका जो फिनोटाइप का अनुपात होगा, वो क्या होगा, 9:3:1। अभी के लिए सिर्फ रट सकते हो, नहीं रट सकते तो आगे हम वैसे इसको निकालना सीखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखेंगे ये। अच्छा, इसका जो जीनोटाइप होगा, किसका, एक संकर संकरण का जो जीनोटाइप होता है वो याद रखेंगे 121, यानी 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, और इसका जो जीनोटाइप है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। क्या याद करोगे, 12-24, 12-12-1, 12-24, 12-12-1। कैसे लिखेंगे, 12-24, 12-12-1। ठीक है, और इसके बीच में क्या लगा दोगे, अनुपात लगा दो। ये हो गया इसका जीनोटाइप। देखो भैया ध्यान रखेंगे, अब इसमें आप देख लो कि कभी ऐसा नहीं हो कंफ्यूज हो जाओगे, जीनोटाइप कौन सा था, फिनोटाइप कौन सा था। फिनोटाइप हमेशा छोटे छोटे होंगे, जीनोटाइप बड़े बड़े लिख लो। इसमें भी देखो फिनोटाइप छोटा है, जीनोटाइप बड़ा लिख लो। ठीक है, और पहली चीज तो एक संकर संकरण है, बेचारे एक ही वंशागति का अध्ययन करवा रहे हो, तो ये तो दोनों वैसे ही उसके कंपैरिजन में छोटे ही होंगे और वो बड़े होंगे। संख्या तो आपको याद रखनी पड़ेगी, और नहीं भी रखोगे ना तो वहाँ पे जब प्रयोग करोगे ना तो अपने आप निकाल कर याद रख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे इसके जीनोटाइप में, द्विसंकर संकरण में। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है एग्जाम के अंदर, सच्ची बात बता रही हूँ, ये रटने वाली समझो चाहे कुछ भी समझो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसका प्रयोग करेंगे ना, दो संकरों की दो लक्षण लेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको
ठीक है, आप फिनोटाइप तो आप देखकर ही पता लगा सकते हो, देखकर ही पता लगा सकते हो, लेकिन ये तो जीन की आंतरिक लक्षण हो गए ना, तो वहाँ पर इतना प्रयोग करना संभव नहीं होता है कि इतना टाइम लगा लो, 15-20 मिनट लग जाएंगे, और इतना टाइम खर्च करना किसी एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत बड़ी गलती होती है। तो इसको तो आप याद रख सकते हो। और बाकी किसी को शौक है नहीं मैं तो उसी चार्ट में से निकाल के ही फिर लिखूंगा, तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। तो जीनोटाइप हमेशा छोटे होंगे, फिनोटाइप हमेशा छोटे होंगे, जीनोटाइप हमेशा बड़े होंगे। इसको तो वैसे ही छोटा कर दो, उसको वैसे ही बड़ा कर दो, ठीक है, अक्षरों को, मतलब संख्याओं को, ये कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के चारों अंतर जो बिल्कुल सेम टू सेम आप अपनी बुक के एग्जाम में आप लिख सकते हो, वो मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं। एक संकर संकरण क्या होता है, इसके अंदर केवल एक ही प्रकार के युग्म विकल्पियों का मध्य संकरण करवाया जाता है, और इसमें 2 प्रकार के युग्म विकल्पी ले लेंगे, 2 प्रकार के लक्षण ले लेंगे, तो उसी के आधार पर इसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसमें 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसका जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 होता है, और इसके अंदर फिनोटाइप जो होगा 9-3-3-1 होगा, ठीक है। जीनोटाइप इसका 1-2-1, ठीक है, और इसमें 12-24-12-12-1, ये याद रखेंगे ऐसे 12-24-12-12-1, वरना 1-2-2-4 1-2-1-2-4 ऐसा तो याद रहने वाला है नहीं। आगे बात समझ में, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास अपनी लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, ले लिया। वैसे तो आप साथ का साथ उतार भी तो सकते हो, मैं भी तो उतार रही हूँ, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बच्चा समझना ज़्यादा चाह रहा हो, भाई हम तो सिर्फ समझने में फोकस करेंगे, बाद में उतारेंगे तो आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये अपना आज की वंशावली, मैं वंशावली शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगी, शब्दावलियाँ जितनी भी थी अपनी वो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब तो हमें प्रयोग पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जो मेरी पिछली क्लास के अंदर छूट गई थी ना, वो चीज़ें भी आज हमने कवर कर ली है। अब ध्यान से सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे और छोड़ के भागेंगे नहीं कि क्लास खत्म हो गई तो चलो चलते नहीं है। पहले सुन लो मेरी बात, क्या सुनेंगे कि जैसे कि हाँ, पहली चीज़ तो मैं बता रही थी कि आज हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। जो टॉपिक पढ़े हैं, अगर उनमें कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगली नेक्स्ट क्लास में मैं वापस बता दूंगी। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक थे। और रही बात इनकी कि आप कहोगे मैडम ये जीनोटाइप फिनोटाइप कैसे आए, तो ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम इनके बीच में संकरण पढ़ेंगे, एक संकर संकरण को और द्विसंकर संकरण को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको उतारना है, ठीक है ना। यही समस्या आ सकती है इस क्लास के अंदर तो, और या फिर कोई और, जैसे हमने बहुत सारे टॉपिक आज क्लियर किए हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप, उसमें भी समस्या आएगी, मुझे पता है कि उसमें भी आएगी कि भाई क्या होते हैं ये, तो ये अपने आप निकालना सीख जाएंगे अपन, तो शब्दों का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक हमने आज क्लियर कर दिए हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़ लिया, जीनोम किसे कहते हैं वो पढ़ लिया, संकरण क्या होता है वो पढ़ लिया, संकरण की परिभाषा क्या होती है वो पढ़ लिया हमने। फिर हमने उसके बाद में 2 प्रकार के संकरण पढ़े, 2 प्रकार के संकरण वो वाले कौन से, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, 2 प्रकार के संकरण पढ़े। और उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट और भी एक टॉपिक है हमारा, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दोनों के बीच में अंतर पढ़ लिए हैं हमने, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सारी इंपॉर्टेंट थी बट वो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक संकर संकरण कैसे किया जाता है और उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है, उसके आधार पर मेंडल ने कितने प्रकार के नियम दिए थे। एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने कितने प्रकार के नियम दिए थे, उन नियम के अपवाद क्या है वो भी पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण, उसके आधार पर कौन सा नियम दिया था, उसका नियम का अपवाद कौन सा है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो है ही, लेकिन अगर कोई ऐसा सिलेबस है या ऐसे कोई जनरल साइंस है या मान लो कि प्योर बायोलॉजी के ही टॉपिक आते हों किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, तो वहाँ पर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझेंगे, बने रहिए हमारी क्लासों के साथ में और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब तो कोई बढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा बच्चे जब देखने के लिए आते हैं तो ना तो इतने लाइक होते हैं ना ही इतने सब्सक्राइब होते हैं, तो थोड़ा तो फ़ायदा मिले हमें कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों तक जा रहा है ये मैटर, तो थोड़ा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह होने चाहिए ना।
और कमेंट भी क्या करोगे, बातें करने में कमेंट करोगे कि तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ से हो, ये कहाँ से, वो कहाँ से, क्या मतलब ऐसी बात होगा। अरे भाई जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई अगर आप कमेंट करते हो, चाहे क्वेश्चन ही पूछो, है ना, चाहे कोई डाउट हो वही पूछो, तो अच्छा ही लगता है कि चलो बच्चा पढ़ने में फोकस कर रहा है। यहाँ आते हैं बातें करने के लिए, आप घर पे भी तो बातें कर सकते हो, तो घर पे ही करो अपनी बातें, यहाँ पे कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। चलो, और सब्सक्राइब की बात मैं कर रही थी कि सब्सक्राइब आपको कर लेना है ताकि आपके पास में जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, जब भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वरना फिर पूछते जाओगे मैडम क्लास कब आती है। और फिर भी बता रही हूँ, जो अपनी बायोलॉजी क्लास होती है वो 6:30 बजे आती है, और अपनी जो केमिस्ट्री की क्लास होती है वो आती है 8 बजे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।